सिर्फ कहानी में ही नहीं बल्कि विराज की जिंदगी में भी एक विकट मोड़ आ गया था। खून के रिश्ते में शोभराज जिंदल विराज के दूसरे चाचा थे, लेकिन असल में वो विराज के पिता थे। तो फिर जोगराज जिंदल क्या विराज के पिता नहीं थे? अगर थे तो आखिर जोगराज जिंदल से ऐसी क्या गलती हुई कि विराज को जिंदल परिवार को छोड़कर जाना पड़ा? ये राज भी जल्दी हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन अब ये दूसरी बार कॉन्स्पिरेसी का क्या जो विराज अपने जोडिएक हॉस्पिटल में देख रहा था? आखिर ये सब चल क्या रहा था? विराज ने इनवॉइसेस और मेडिकल रिकॉर्ड्स को मंगवा लिए थे, लेकिन क्या इसमें भी विराज ही दोषी करार होने वाला था? विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर वो बूढ़ा आदमी सन्न रह गया था। उसने विराज के मुंह से वो सब सुनने की उम्मीद नहीं की थी। विराज ने केस करने की धमकी दे दी थी। अब उस बूढ़े आदमी के चुप रहने में ही भलाई थी। एक तरफ वो बूढ़ा आदमी स्टंट था तो दूसरी तरफ विराज ने दो सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो, जल्दी से इधर आओ और भीड़ को शांत करो। जल्दी से जल्दी पुलिस को बुलाओ। अगर विराज के दिल में पहले डाउट थे तो अब वो 100% यकीन के साथ कह सकता था कि उस बूढ़े आदमी को किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए तैयार किया है। विराज ने सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश तो दे दिया था, लेकिन उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने विराज के आदेश को सुना अनसुना कर दिया था और वो विराज की तरफ देख भी नहीं रहे थे, जैसे मानो वो विराज को जानते ही नहीं हो। ये देखकर विराज को कुछ तो अटपटा लगा, लेकिन उसे पेशेंस रखते हुए अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं ही पुलिस को कॉल कर लेता हूँ और तुम दोनों को नौकरी से निकाला जाता है। विराज ने तुरंत ही अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने लगा, उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आई। उस आवाज के साथ साथ इनवॉइसेस और मेडिकल रिकॉर्ड्स भी विराज को दे दिए गए। ये तुम्हारे लिए। जिंदल परिवार की पावर के सामने विराज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परिमेश मित्तल एंटी करप्शन ब्यूरो के चंगुल से बचकर निकल आएगा। जब परिमेश मित्तल हॉस्पिटल आया तो उसे पता चला कि विराज जिंदल ने इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी ले लिए हैं। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं बाहर आ पाऊंगा। परिमेश मित्तल को अपने सामने देखकर विराज शॉक्ड रह गया था। दूसरी तरफ परिमेश मित्तल जोर जोर से हंस रहा था। परिमेश मित्तल को उन इनवॉइसेस और मेडिकल रिकॉर्ड्स के जरिए विराज के पास जाने का मौका मिला और साथ ही साथ उसने विराज को प्रोवोक करने की भी कोशिश की थी। परिमेश मित्तल ने विराज के रिएक्शन का इंतजार करना ठीक नहीं समझा और तुरंत ही भीड़ के सामने जोर से चिल्लाते हुए बोला, डायरेक्टर विराज जिंदल, सारे प्रोसीजर पूरे हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम भीड़ को और लोगों को ऐसे ही धोखा देते रहोगे? एकाएक विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो एक ही जगह पर ब्लैंकली खड़ा रहा। परिमेश मित्तल के आते ही वो दो सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने विराज के आदेश को सुना अनसुना कर दिया था, वो भी परिमेश मित्तल की साइड में आते हुए मुस्कुराने लगे थे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आखिर तक जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन एक तरफ जब विराज अचंभित था तो भीड़ में से एक आवाज बाहर आई। उस आवाज के साथ ही एक मिडिल एज्ड मैन अपने 4 बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आया और विराज की साइड आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया था। उसकी आवाज में रूथलेसनेस और अथॉरिटी के लिए केवल कुछ ही शब्द थे। इतने सालों तक मैंने ऐसे ही सफर किया है, लेकिन अब और नहीं। वो आदमी कुछ देर तक विराज के पास ही खड़ा रहा। उसके बाद उसने अपना हाथ विराज के सर पर रखा और अपने हाथ को विराज के सर पर फेरने लगा। उस हाथ के अस्तित्व से विराज बिल्कुल भी अनजान नहीं था। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, चाचा, मैं गलत हूँ। तुम परिवार में आ गए, तुम परिवार में आ गए। एक तरफ चाचा और भतीजे अपने प्यारे बंधन को बांधने में लगे हुए थे तो दूसरी तरफ एक कड़क आवाज के साथ उन दोनों के बंधन को चीर दिया गया था। चाचा और भतीजे का मिलन, क्या टचिंग सीन है। लेकिन क्या तुम्हें मेरी आंटी का मैटर नहीं सुलझाना चाहिए? उनके मैटर का क्या? विराज जिंदल को परिमेश मित्तल के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदल परिवार उसको ढूंढ नहीं सकता था। जिंदल परिवार ऐसे इंसान को भी नहीं छोड़ता था जो उनके ही परिवार वाले से पंगा लेकर बैठा हो। पैसे का खेल है जनाब, पैसे का। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, वो इस दुनिया का बादशाह बन जाता है। और जिंदल परिवार को परिमेश मित्तल की खबर मिल गई थी। जैसे ही शोभराज जिंदल ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से नीचे कदम रखा, वैसे ही उसे आदमियों ने परिमेश मित्तल की सूचना दे दी थी। बस फिर क्या था, शोभराज जिंदल ने उस खबर की पुष्टि की और ये खबर विराज को बतानी चाहिए। परिमेश मित्तल ही तो वो बुरी खबर थी जो शोभराज जिंदल विराज को बताना चाहते थे। तुम शायद परिमेश मित्तल हो। अपने गुस्से को दिल में दबाते हुए शोभराज जिंदल के चेहरे पर ये पूछते हुए कोई भी हाव भाव नहीं था। हाँ, क्यों, क्या बात है?
देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम ही मेरी आंटी के मैटर के जिम्मेदार हो। ये बोलते हुए परिमेश मित्तल की आंखों में गुस्सा नाचने लगा था, और इससे पहले कि परिमेश मित्तल अपनी पूरी बात रखता, शोभराज जिंदल ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे ठंड रख जा मित्तल, ज्यादा उतावला मत हो। तू जानता नहीं है कि हम जिंदल परिवार से हैं, और तू तो हमारा चारा है। गाय का चारा होता है ना, वो तू है। तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से बाहर आ गया? तुझे जिसने बाहर निकाला है ना, सतीश शुक्ला, उसे अभी एंटी करप्शन वालों ने पकड़ लिया है। अगला नंबर तेरा ही है। जैसे ही परिमेश मित्तल ने सतीश शुक्ला का नाम सुना, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। परिमेश मित्तल बहुत ही पुराना खिलाड़ी था। उसे इन सब कामों में महारत हासिल थी, और उसके इन कामों को सपोर्ट करता था सतीश शुक्ला, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का चीफ था। दोनों मिलकर धांधली करते थे और प्रॉफिट का 50-50 किया करते थे। ऐसे करते करते ना जाने परिमेश मित्तल ने कितने ही हॉस्पिटल्स को चूना लगाया था। चूंकि सतीश शुक्ला और परिमेश मित्तल पार्टनर इन क्राइम थे, इसलिए सबूत ना होने के आधार पर परिमेश मित्तल छूट जाता था। काम की सफाई इतने अच्छे से होती थी कि कभी भी सतीश शुक्ला का नाम बाहर आता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर खेल अब पूरा बदल चुका था। सतीश शुक्ला को हिरासत में ले लिया गया था और उससे पूछताछ जारी थी। परिमेश मित्तल जानता था कि पुलिस किस तरीके से पूछताछ करती है। परिमेश मित्तल ये भी जानता था कि अगर सतीश शुक्ला को 2 डंडे पड़ेंगे तो वो उसका नाम आसानी से उगल देगा। ये सोचकर परिमेश मित्तल के हाथ पैर फूलने लगे थे। कौन सतीश शुक्ला? ये सब क्या बकवास है? मैं किसी सतीश शुक्ला को नहीं जानता। मेरी आंटी का मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ, फिर हम सब उस बारे में बात करते हैं। ये बोलते हुए परिमेश मित्तल भीड़ से बाहर आया और उसने शांत रहने का दिखावा किया। वाह वाह वाह! परिमेश मित्तल के खेल को देखकर विराज बिल्कुल भी एंशियस नहीं था। विराज के पिता साइड में खड़े होकर विराज को देख रहे थे, और विराज को इस सब में सब्र से काम लेना चाहिए था, और उसने वही किया। देखिए, ये हॉस्पिटल सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना है। आइए और फ्री में इलाज कराइए। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि हमारे देश और कानून का भी भरोसा तोड़ते हैं। मैं वादा करता हूं कि इस हॉस्पिटल में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। ये बोलते हुए विराज ने भागते हुए परिमेश मित्तल को पकड़ लिया था। देखते ही देखते पुलिस भी जोडियक हॉस्पिटल पहुंच गई थी। कमिश्नर खुद विराज से मिलने आए थे। माफ कीजिएगा जिंदल साहब, गलती हमारी है। हमारे ही एक डिपार्टमेंट में हमने एक सपोले को पाल रखा था, हमें ये नहीं पता था। आप निश्चिंत रहिए, आगे का मैटर एसटीएफ को सौंप दिया है, और आपके हॉस्पिटल की बदनामी ना हो इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। आई एम सॉरी, आई विल टेक योर लीव नाउ। ये बोलते हुए पुलिस ने परिमेश मित्तल को पकड़ लिया और उसे जीप में बैठाकर ले जाने लगे थे। जिस बूढ़े आदमी को परिमेश मित्तल ने खरीदा था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हंसने वाली बात यह थी कि परिमेश मित्तल की कोई आंटी थी ही नहीं। जिस आंटी का वो जोर जोर से गुणगान कर रहा था, वो सब कुछ फेक था। एक औरत जो जिंदा थी, उसे सफेद कपड़ा उड़ाते हुए परिमेश मित्तल ने अपनी आंटी बना दिया था। बेचारी आंटी। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था। मामला पूरी तरह से निपट चुका था और अब विराज शान से अपने हॉस्पिटल में कदम रख सकता था। भाई, आप मुझे फिर से देखने आए? बाहर कितना अच्छा मौसम है, लेकिन ये नर्स दीदी मुझे बाहर जाने ही नहीं दे रही थी। जब शालिनी ने देखा कि उसका भाई विराज उसे आज फिर से देखने आया है, तो अपने बिस्तर से कूद पड़ी थी और किसी ऑक्टोपस की तरह विराज को गले से लगा लिया था। विराज को देखकर शालिनी वाकई में बहुत खुश थी और उस नर्स को देखकर अपने चेहरे पर गुस्सा जाहिर कर रही थी। नर्स दीदी आपके अच्छे के लिए बोल रही है। आप अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, आपको अपना ध्यान रखना होगा। चलो अब कूदना बंद करो और चलो बेड पर। ये बोलते हुए विराज शालिनी को वापस से बेड पर ले गया। तभी शालिनी की नजर आईसीयू यूनिट में मौजूद एक और शख्स पर पड़ी और उसने तुरंत ही अपने चेहरे को ब्लैंकेट में छुपाते हुए कहा, भाई आपने बताया क्यों नहीं कि मुझे देखने के लिए कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं? आपकी वजह से उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया। जब शालिनी 1 साल की थी तब वो विराज के साथ घर से भाग गई थी। माफ कीजिएगा, एक्यूरेट कहूं तो जब शालिनी 1 साल की थी तब विराज उसे भगा कर ले गया था। उस वक्त वो बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं थी और अपने पिता के चेहरे को याद नहीं रख पाई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अनाथालय में उसकी परवरिश होती गई। वो अपने परिवार को भूल ही गई थी। उसे अपने पिता का चेहरा कहाँ याद रहने वाला था। अपनी मासूम बेटी को देखकर और उसकी बातें सुनकर शोभराज जिंदल का दिल भर आया था।
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन आंसुओं को छुपाने के लिए शोभराज जिंदल के पास जगह नहीं बची थी। शालिनी, कौन गेस्ट? ये तुम्हारे पापा हैं। मेरी मोमो, मैं आपका पापा हूं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? इधर आओ मेरे पास। शुभराज जिंदल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। विराज के इंट्रोडक्शन देने के बाद वो अपनी बेटी के पास जाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में ये भी डर था कि शालिनी उनके नजदीक जाने से डर जाएगी। आखिर शालिनी और विराज का क्या रिश्ता था? क्या वो दोनों सगे भाई बहन थे? विराज शालिनी को घर से क्यों भगा कर लाया था? क्या होगा जब शालिनी को पता चलेगा कि पुष्पा भाई उसके असली पापा नहीं बल्कि शोभराज जिंदल हैं? शालिनी की तरफ से शोभराज जिंदल को कैसा रिएक्शन मिलने वाला था? अगर शोभराज जिंदल असली में विराज के चाचा थे तो फिर वो उन्हें पिता का दर्जा क्यों दे रहा था? आखिर जिंदल परिवार के बीच की सच्चाई का क्या राज था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।